प्रिय दिव्य की समस्त छात्राओं का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग राजनीति विज्ञान के अंतर्गत फर्स्ट पेपर, जिसके अंतर्गत हम ब्रिटिश संविधान के बारे में पढ़ रहे थे, उसी श्रृंखला में आज हम ब्रिटिश संसद के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि ब्रिटिश संसद क्या संप्रभु है। तो सबसे पहले इसके हम ये बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत हम इसके संप्रभुता के या सर्वोच्चता के, संसद की सर्वोच्चता के दो अर्थ लगाए जाते हैं। एक तो है सकारात्मक और दूसरा है नकारात्मक। सकारात्मक का तो अर्थ ये है कि संसद किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। नकारात्मक में यह है कि संसद द्वारा निर्मित कानून को न्यायपालिका द्वारा अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। तो इन दोनों आधार पे तो हम ये कह सकते हैं कि संसद सर्वोच्च है, संप्रभु है। लेकिन उसके बावजूद भी संप्रभुता के तीन पहलू हैं। पहला है, ऐसी कोई विधि नहीं है जो संसद ना बना सकती हो, अर्थात समस्त विषयों पर कानून संसद के द्वारा बनाए जा सकते हैं। दूसरी बात आती है कि संविधान में जो कानून बनाए गए हैं उनमें वह संशोधन कर सकती है, यानी कि संसद के द्वारा क्योंकि वहाँ विधि का शासन है, तो विधि का शासन है तो अर्थात कि जो कानून संसद ने बनाए हैं तो वह अपने कानून में ही वह संशोधन भी कर सकती है। तीसरी बात आती है कि संसद की विधियां सर्वोच्च हैं, अर्थात कि वह उससे परे कोई भी नहीं है, सर्वोच्च हैं, उसके द्वारा ही शासन चलाया जाएगा, तो इसलिए उसे किसी न्यायपालिका के द्वारा उसे अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर उसके इन सभी पहलुओं के आधार पर तो हम ये कह सकते हैं कि संसद सर्वोच्च है, संप्रभु है, क्योंकि उसके ऊपर किसी की नियंत्रण नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी इस पर कुछ ऐसी सीमाएं हैं इसकी संप्रभुता पर कि वह अपनी मनमानी नहीं कर सकते। तो पहली बात हम देखते हैं इसकी सीमाओं के अंतर्गत कि विस्तृत चुनाव क्षेत्र, क्योंकि चुनाव क्षेत्र बहुत बड़ा है और वह जब भी कोई निर्णय लेगा या कानून बनाएगा किसी विषय पर, तो उसे उस पूरे क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए कानून बनाने होंगे। तो इस प्रकार से उसको समस्त जनता का ध्यान रखना होता है। दूसरी बात आती है व्यक्तिवाद से समाजवाद। व्यक्तिवाद से समाजवाद का अर्थ यह है कि राज्य जो है सामाजिक और कल्याणकारी कार्य करने लगा है और शक्तियाँ मंत्रिमंडल के पास आ गई हैं। तो इस प्रकार संसद के पास तो कोई अधिकार नहीं रहा। संसद वही कार्य करेगा जो मंत्रिमंडल डिसीजन लेगा। फिर तीसरी बात आती है प्रदत्त व्यवस्थापन। प्रदत्त व्यवस्थापन से अर्थ ये है कि यहाँ पर संसद जो है, संसद का मुख्य कार्य तो होता है कि वह अपने समस्त जो निर्णय हैं, मतलब कानून का निर्माण करना है, लेकिन संसद जो है उस कानून को वह नहीं बना पाती है, क्योंकि उसके पास एक विशेष जो ज्ञान होता है कानून बनाने के लिए वह उसके पास नहीं होता है। तो अतः वह अपनी जो मुख्य कार्य जो है वह किसको सौंप देता है, मंत्रिमंडल को सौंप देता है। तो मंत्रिमंडल उस कानून की प्रारूप तैयार करता है। तो इस प्रकार मोटी रूपरेखा तो संसद बनाती है, तो सारा निर्णय जो है, जो डिसीजन है, जो कानून का प्रारूप है, समस्त जो निर्णय है, नियमों का निर्माण करना, वो मंत्रिमंडल के पास होता है। तो इस प्रकार संसद सर्वोच्च नहीं है। चौथी बात आती है वित्तीय नियंत्रण में कमी, क्योंकि बजट का निर्माण कौन करती है, मंत्रिमंडल करती है। तो मंत्रिमंडल जब बजट का निर्माण करती है तो वह जो भी कर टैक्स लगाती है या उस पर कौन सा अनुदान दे रही है, किस प्रकार की मांगे हैं, ये समस्त जो निर्णय है वो मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। तो वित्त पर नियंत्रण जो है संसद का केवल उसको पास करना है और थोड़ा सा उसमें संशोधन करना है, और वो भी अंतिम निर्णय किसका होता है, मंत्रिमंडल का होता है। नेक्स्ट बात आती है संसद की प्रक्रिया। संसद की प्रक्रिया से तात्पर्य है कि अधिकतर विधेयक सरकारी होते हैं, अतः संसद का अधिकांश समय उन सरकारी विधेयकों पर ही चर्चा में लग जाता है। जो निजी विधेयक होते हैं, यानी जो किसी एक विशेष क्षेत्र से संबंधित है या किसी संस्था से संबंधित है, उन पर निर्णय वो है, उस पर विचार विमर्श करने से वह वंचित हो जाती है। तो इस प्रकार निजी विधेयक जो हैं वो वंचित रहते हैं। तो ये तो हमने देखी संप्रभुता की सीमाएं। अब हम देखते हैं कि जो संप्रभुता है या संसद की सर्वोच्चता है, उस पर प्रतिबंध लगाया जाता है। किसका लगाया जाता है? सबसे पहला है जनमत। जनमत का मतलब है कि जो संसद ने कानून बनाए हैं वह जनता उसका पालन करे, जनता उसे स्वीकार करे। लेकिन बात ये होती है कि संसद जो कानून बनाता है वह जनता पर लागू होना, तो जब जनता उसका पालन नहीं करेगी, उसका विरोध करेगी, तो इसलिए संसद जो है अपनी मनमानी नहीं कर सकता। उसको ध्यान में रखना होता है कि जनता किस प्रकार का
विचार रखती है, इच्छा क्या है उसकी। दूसरी बात आती है नैतिक बंधन। नैतिक बंधन से तात्पर्य है कि यहाँ पर परंपराओं पर आधारित शासन संविधान है, शासन व्यवस्था है, तो उस पर कुछ परंपराओं का भी प्रतिबंध होता है। और चौथी बात होती है, तीसरी बात आती है कानून का शासन। तो क्योंकि ब्रिटिश शासन का जो मूल आधार है वो क्या है, कानून का शासन है। तो जो कानून एक बार बना दिए गए, तो उसमें इतनी आसानी से वह संशोधन नहीं कर सकती हैं, और कानून इस प्रकार अपनी इच्छा अनुसार वो नहीं बना सकती। जो नेक्स्ट बात होती है अंतर्राष्ट्रीय कानून। अंतर्राष्ट्रीय कानून यानी कोई भी देश जो होता है उसका संबंध दूसरे देशों से होता है, क्योंकि उससे संधि एवं समझौते करने होते हैं, उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है। तो इसीलिए उसे जब भी अपने कानून बनाने होते हैं तो उसे अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित होने चाहिए, क्योंकि वह दूसरे देशों के साथ जो संबंध स्थापित करेगा तो उन अंतर्राष्ट्रीय कानून पर ही लागू होते हैं। तो इस प्रकार हमने पूरा विचार विमर्श किया। तो ये जो हमने चर्चा की उसके अंतर्गत हम देखते हैं तो संसद इतनी सर्वोच्च नहीं है। अब संसद का गठन पढ़ते हैं। तो संसद का गठन हम देखते हैं तो संसद के 2 सदन हैं, और इसमें है एक तो कॉमन सभा है, दूसरा है लॉर्ड सभा। कॉमन सभा निम्न सदन है और उच्च सदन जो है वो लॉर्ड सभा है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कॉमन सभा। कॉमन सभा में सदस्य संख्या है 650, और इसमें हम देखते हैं इसका कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का है। कॉमन सभा का कुछ विशेष अधिकार होते हैं, जैसे कॉमन सभा के जो सदस्य हैं, तो इसको कॉमन सभा को हम लोक सदन भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इस विशेष अधिकार क्या है। पहला तो है कि भाषण की स्वतंत्रता, कि वह भाषण के किसी भी विषय पर कितने भी समय तक बोल सकता है। दूसरा है दीवानी मुकदमों में सदन के अधिवेशन से 40 दिन पूर्व और 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यानी कॉमन सभा के जो सदस्य हैं उन्हें किसी भी दीवानी मुकदमे में सदन के अधिवेशन यानी जो अधिवेशन चलता है उससे 40 दिन पूर्व और 40 दिन बाद उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तीसरी बात आती है अपनी कार्यवाही के नियंत्रण का अधिकार, यानी वह स्वयं की जो कार्यवाही है वो उस पर उसका निर्णय वो जो है स्वयं कॉमन सभा लेती है कि कितने समय का अधिवेशन होगा, कौन कौन से विषय पर चर्चा होगी, कितने समय तक चर्चा होगी किस विधेयक पर, ये सारा डिसीजन जो है कॉमन सभा स्वयं लेती है। चौथी बात आती है सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन करने पर वह अपने सदस्यों को दंडित भी कर सकती है। अब आती है अधिवेशन। अधिवेशन वर्ष में एक बार कम से कम होना चाहिए, और गणपूर्ति इसकी 40 होनी चाहिए, 40 सदस्य इसमें आवश्यक रूप से होने चाहिए। तो ये तो हमने देखा कॉमन सभा के संगठन। अब हम देखते हैं इसकी शक्तियाँ एवं कार्य। तो सबसे पहला है व्यवस्थापन संबंधी कार्य। व्यवस्थापन संबंधी कार्य, व्यवस्थापन से तात्पर्य कि कानून निर्माण से संबंधित है। तो कॉमन सभा जो है वह कानून बनाने का कार्य करती है। जैसे कॉमन सभा, इसमें कानून बनाने के लिए तीन की स्वीकृति होती है, जैसे कॉमन सभा, लॉर्ड सभा और राज्य की स्वीकृति। कॉमन सभा किसी भी विधेयक पर प्रस्ताव को पारित करती है, तो फिर लॉर्ड सभा में भी उस पर विचार विमर्श होता है, उसकी स्वीकृति होनी चाहिए, फिर अंत में राज्य की स्वीकृति होनी चाहिए। लॉर्ड सभा साधारण विधेयक को 1 वर्ष के लिए रोक सकती है, और वित्त विधेयक को वह 1 माह तक रोक सकती है। तो इसीलिए हम ये देखते हैं कि जो लॉर्ड सभा है वह केवल एक उसमें देरी कर सकती है, लेकिन उस पर कोई विशेष निर्णय नहीं ले सकती। दूसरा कार्य है कार्यपालन संबंधी। कार्यपालन संबंधी मंत्रिमंडल पर नियंत्रण करना। मंत्रिमंडल पर नियंत्रण कैसे करती है कॉमन सभा? कि प्रश्न पूछकर, निंदा प्रस्ताव लाकर, अविश्वास प्रस्ताव लाकर, कटौती प्रस्ताव लाकर, इस प्रकार से वह मंत्रिमंडल के समस्त निर्णयों पर नियंत्रण करती है। तीसरी बात आती है वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियाँ यानी बजट का निर्माण जो है मंत्रिमंडल करती हैं, और क्योंकि वित्त जो है जनता का है धन, तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि कॉमन सभा में होते हैं। तो कॉमन सभा जो है सदस्य जो हैं, जो मंत्रिमंडल के द्वारा निर्मित कानून बजट है उस पर वह अपना नियंत्रण करती, उसकी बिना स्वीकृति के 1 भी पैसा जो है मंत्रिमंडल खर्च नहीं कर सकता। ये तो वित्तीय शक्तियाँ थी। अब हम देखते हैं अन्य कार्य। अन्य कार्य के अंतर्गत हम देखते हैं तो यहाँ पर जो कॉमन सभा है वो जनता के हितों की, उसके विचारों की अभिव्यक्ति करती है, क्योंकि जनता क्या चाहती है, उसका जो निर्णय है, उसको क्या इच्छा है, उसके क्या विचार हैं जनता के, उन सभी का जो
उल्लेख है या अभिव्यक्ति जो है वो कॉमन सभा के सदस्य करते हैं। दूसरी बात आती है लोगों को शिक्षण देना। लोगों को शिक्षण देने से तात्पर्य ये है कि संसद में या मंत्री सरकार किस प्रकार का निर्णय ले रही है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या लाभ है, क्या हानि है, कितने फ़ायदे हैं देश के लिए, जनता के लिए। तो ये सारा डिसीज़न जो है, ये जो सारी बातें हैं वो जनता को दें, और जनता के जो विचार होते हैं वो क्या चाहती है, क्या उसमें संशोधन करना चाहती है, तो जनता जो है जनता की बातों को सरकार तक पहुँचाने का कार्य करती है। तीसरी बात आती है जनता की शिकायतों को सुनना, कि जनता की कई मांगें होती हैं, कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं, उनका निर्णय जो है वह उनका सुनने का कार्य जो है कॉमन सभा का होता है। तो आज हमने देखा कॉमन सभा क्या संगठन, उसकी शक्तियाँ एवं कार्य। अब हम इसके बाद हम देखेंगे कॉमन सभा का स्पीकर। ये हम अगले वीडियो में